नमस्कार, स्वागत है आपका CTET गुरुजी के YouTube चैनल पर। और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी और हमारी वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। हमने पीछे के जो वीडियो हैं उनमें बहुत से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस किया। उसी सीरीज में आज हम जो आगे का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए अलग अलग प्रकार के कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत। अब देखिए कि जो बुद्धि है उसमें अनेक सिद्धांत हैं, अनेक उसके जो है अलग नियम बने हुए हैं। तो उनको हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनमें से हर बार क्वेश्चन आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। ज़्यादा का कह नहीं सकते लेकिन एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसको हम पहले पढ़ेंगे और इसके बाद में जो आगे के सिद्धांत है टॉपिक वाइज उसको अलग अलग लेंगे। तो आज जो है वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इसको बहुल सिद्धांत भी कहते हैं, बहुल बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन आप याद रखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। और गार्डनर ने 1983 में इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया और इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि के प्रकार बताए। कितने? 7 प्रकार के बुद्धि बताई। उन बुद्धि के 7 प्रकारों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने आगे चलकर फिर 2 संशोधन किए। उन संशोधन में 8वां प्रकार और 9वां प्रकार भी इन्होंने बताया, लेकिन मूलतः इसकी जो बातें हैं वो 7 जो इसके प्रकार हैं वो इसके जो है मुख्य प्रकार हैं। तो हम एक एक करके उन प्रकारों को जानेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने 7 प्रकार बताए। अगर पूछ ले कि कितने प्रकार की बुद्धि दी, तो इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि ही दी है, लेकिन फिर संशोधन के बाद में वो 2 प्रकार की बुद्धि और आती है। लेकिन अगर आपको प्रकार पूछ ले तो 7 बताने हैं। देखिए सबसे पहला प्रकार हम लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है शाब्दिक प्रकार या भाषाई बुद्धि। क्या? शाब्दिक प्रकार या भाषाई बुद्धि। अब शाब्दिक प्रकार या भाषाई बुद्धि क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों की जो समझ जो है वो भाषा की समझ और जो आपके शाब्दिक जो शब्दों की जो समझ है वो अधिक हो, उस प्रकार के व्यक्ति जो है वो किस प्रकार की बुद्धि में आएंगे? वो आएंगे शाब्दिक भाषा बुद्धि में। यानी कि इनको शब्दों का जो है वो बहुत अधिक ज्ञान होता है, इनको भाषा का बहुत गहरा ज्ञान होता है, इसलिए इनको इसके अंतर्गत लिया गया है। जैसे हम बात करते हैं कवि, कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस प्रकार की वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कवि जो है वो ऐसी कल्पनाएं कर सकता है जहां सूर्य का प्रकाश भी जा नहीं सकता। तो इस भाषा बुद्धि के अंतर्गत इसको इसीलिए लिया गया है कि जो भाषा है उस पर जो कवि की है वो पकड़ बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनको अंतर्गत लिया गया। लेखक है ये भी इसी में है। इसके अलावा वकील है, जो लॉयर है, एडवोकेट है, वो भी क्या है? शब्दों का खेल है। शब्दों के खेल, उसकी भाषा में अच्छी पकड़ होगी तो वो पैरवी अच्छी कर सकेगा। तो इसलिए ये भी किसके अंतर्गत आएगा? भाषा के अंतर्गत। पत्रकार है ये आपका, ये तो इम्पोर्टेंट है। और व्याख्याता, जो व्याख्यान देता है वो व्याख्याता भी क्या आएगा? इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये पहला प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है स्थानिक। क्या है? स्थानिक बुद्धि। अब ये बुद्धि क्या होती है? ये इस प्रकार की बुद्धि होती है जिसमें जो है एक कल्पना जगत की एक स्थायी प्रतिबिंब जो है इसका बन जाता है। क्या है? एक प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बन जाता है। किसका प्रतिबिंब? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है, किसी रास्ते का या रास्ता जो कहते हैं उसका प्रतिबिंब बन सकता है, या किसी भी चीज की उसके दिमाग में एक स्थायी प्रतिबिंब बन जाता है। और उस प्रतिबिंब के आधार पर वो आगे की जो है उसकी जो सोच है, थिंकिंग है, वो उसके रणनीति के आधार पर उसका उपयोग करता है। जैसे हम बात करते हैं मूर्तिकार या चित्रकार।
अब मूर्तिकार और चित्रकार क्या होते हैं, यानी उन्होंने एक जैसे एक ताजमहल देख लिया या किसी जानवर की जो है एक जानवर को देख लिया, तो वो अब क्या करेंगे, अब वो करेंगे कि उनको जो है वो दिमाग में इस उनकी मेमोरी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके माइंड में एक बार वो चीज़ सेट हो गई, तो सेट होने के बाद में वो उसकी जो है अमूर्त बुद्धि, वो अमूर्त जो चित्र है वो उनका सेट हो जाएगा, मूर्त बुद्धि उनमें जो मूर्त चित्र है वो सेट हो जाएगा। अब सेट होने के बाद में वो आएंगे कहीं भी देख कर, तो फिर वो उसके आधार पर क्या है वो जो मूर्ति है वो बना सकते हैं। कोई भी चित्रकार है चित्रकारी कर सकता है, कोई भी चित्र बना सकता है, वो उसके आधार पर उसके दिमाग में वो घूमती रहेगी चीज़ की हाँ इस प्रकार से वो था या वो कोई भी चीज़ थी। इसके अलावा जैसे पायलट है, पायलट या आप कह सकते हो ड्राइवर। अब ड्राइवर है, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं के कहीं किसी दूसरे स्टेट में चले गए, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, तो अब उनको क्या है कि एक बार जब रास्ता देख लिया वो उनके दिमाग में सेट हो जाता है, और सेट होने के कारण वो दोबारा जब भी उस रास्ते से जाते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी रहती है। तो इस प्रकार के जो है वो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड है तार्किक बुद्धि। अब तार्किक बुद्धि है, इसमें तर्क से संबंधित है, यानी तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वही इस तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे हम बात करते हैं कोई गणितज्ञ है, गणितज्ञ है, गणित का जो है विशेषज्ञ है, जो वो क्या है तर्क के आधार पर नए नए सवालों का अलग अलग प्रकार से एक ही सवाल का भिन्न भिन्न प्रकार से सॉल्यूशन करता है। तो इस प्रकार की बुद्धि कौन सी बुद्धि कहलाती है, तार्किक बुद्धि। जैसे गणितज्ञ या वैज्ञानिक, वैज्ञानिक भी अनेक आविष्कार करते हैं तो वो किसके आधार पर करते हैं, तर्क शक्ति के आधार पर ही करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, तर्क शक्ति के आधार पर ही करते हैं। आगे चलते हैं शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गतिज बुद्धि। क्या कहते हैं, शारीरिक गतिज बुद्धि। अब ये शारीरिक गतिज बुद्धि जो है वो क्या होती है, इसमें जो है वो शारीरिक रूप से जो क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर होता है। जैसे एक नृत्यांगना है, वो नृत्य कर रही है, तो नृत्य कर रही है तो उसके शरीर पर उसका कंट्रोल है, शरीर से वो कलाकृतियां दिखाती है। तो शरीर से अपनी जो शरीर के द्वारा जो कलाकृतियां दिखाते हैं अलग अलग प्रकार के जो करते हैं, उसके आधार पर जो कहते हैं शरीर पर जिसकी अच्छी पकड़ होती है, अच्छा उसका कर्तव्य दिखाने का कौशल उसमें होता है, वो शारीरिक गति बुद्धि के अंतर्गत, गतिज बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे नृत्यांगना है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा, शारीरिक रूप से करेगा, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत है, खिलाड़ी के। फिर है शल्य चिकित्सक, ये इंपॉर्टेंट है। शल्य चिकित्सक जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा शारीरिक गतिज के अंतर्गत। और चिकित्सक जो है वो आपका आगे जो पढ़ाएंगे उसमें आएगा, लेकिन शल्य चिकित्सक जो सर्जन होता है वो याद रखना, वो आएगा शारीरिक गतिज बुद्धि के अंतर्गत। तैराक है, ये भी स्पोर्ट्स में आ जाएगा, मुक्केबाज है। तो इस प्रकार के जो जितने भी हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे शारीरिक गतिज बुद्धि के अंतर्गत। ये चीज हो गई आपकी। बात करते हैं आगे 5th नंबर की, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। क्या कहते हैं, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। अब अंतरवैयक्तिक बुद्धि क्या होती है, अंतरवैयक्तिक बुद्धि उसको कहेंगे जो जिस व्यक्ति में ऐसा गुण है कि वो दूसरों के मन की जो बातें हैं उनको समझ सकता है, दूसरों के दिमाग को समझ सकता है। जिस प्रकार जैसे एक राजनेता होता है, जो नेता होता है वो जनता के जो जनता होती है उसको समझ सकता है, उसको देख सकता है और महसूस कर सकता है कि इनको क्या चाहिए। उसी प्रकार से वो राजनेता वो अपना भाषण देता है, ठीक है। तो इसमें एक राजनेता हो गया, चिकित्सक है, ठीक है। तो जैसे मन चिकित्सक है तो मन चिकित्सक का क्या कार्य होगा, वो सामने बैठा लेगा और उसके मन को पढ़ने का कार्य करेगा। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अंतरवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब ये जो है वो क्या करेगा कि उसको जो दूसरा है जो सामने बैठा है उसको स्टडी करेगा और उसकी जो बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेगा। तो वो इस प्रकार से जो अंतरवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। विक्रय अधिकारी, जो बेचता है, विक्रय यानी जो बेचता है, वो अधिकारी भी सामने वाले को समझकर ही बेच पाता है। तो ये हो गया अंतरवैयक्तिक। अब है अंतरावैयक्तिक बुद्धि।
अब देखिए, एक अंतराव्यक्तिक बुद्धि हो गई, एक अंतर्व्यक्तिक बुद्धि हो गई। अब इसमें क्या है, जब एग्जाम्स में आती हैं और ऑप्शन में दोनों होते हैं, कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ऑप्शन में दोनों दे देते हैं, या ऑप्शन में नहीं दे तो भी क्वेश्चन में अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक के अंतर्गत कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब अंतर्व्यक्तिक जो है वो तो है कि दूसरे के मन की जो भावनाएं हैं उनको समझ सकता है, लेकिन अंतराव्यक्तिक वो होता है या वे लोग होते हैं जो अपने खुद को समझ सकते हैं, जो अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, वो होते हैं अंतर्व्यक्तिक। जैसे एक योगी या संत महात्मा जो होते हैं वो इस अंतराव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात थी अंतराव्यक्ति की। जैसे योगी और संत ये क्या करते हैं, अपने अंदर अपने स्वयं को जानते हैं, ये पूर्ण रूप से स्वयं को जानते हैं, ठीक है, अपने स्वयं को जानते हैं, इसलिए इनको कौन सी बुद्धि में रखा जाता है, अंतराव्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। और जो दूसरों को जानते हैं उनको अंतर्व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको देख लेना। फिर है संगीतात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि। अब संगीतात्मक बुद्धि बहुत ही कम लोगों में होता है, जो 2-4% होते हैं उन्हीं में होता है। जैसे कोई सिंगर है, ठीक है, तो ये जो ये बुद्धि होती है, ये जैसे संगीतकार है, संगीत लिखता है, तो उसमें ये बुद्धि है संगीत की। वाद्य यंत्रों को जो बजाता है, जो वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोग होते हैं, उनमें ये संगीत की बुद्धि, संगीतात्मक जो बुद्धि है ये पाई जाती है। तो ये मुख्यतः 7 प्रकार जो है वो गार्डनर ने अपनी जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसके अंतर्गत बताया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगर कि पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि। ये 7 इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि जैसे गणितज्ञ है उनमें कौन सी प्रकार की बुद्धि है, ऑप्शन में 4 दे देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हो गई। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या हुआ, 1998 1998 में जो है इन्होंने कौन सा प्रकार दिया, 8वां प्रकार दिया। और 8वां प्रकार क्या था, प्राकृतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। और प्राकृतिक बुद्धि में इन्होंने क्या कहा कि प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत वे शामिल होंगे जिनको प्रकृति से प्रेम हो, प्रकृति की संपूर्ण जानकारी हो और जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। इस प्रकार से जो होगा वो प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। अब प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने किसको लिया, किसान को लिया, क्योंकि किसान क्या है, खेती से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। फिर जीव वैज्ञानिक जो है वो भी क्या है, जीवों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको भी इसके अंतर्गत लिया। या कह सकते हैं कि वनस्पति जो वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक वो भी क्या है, वनस्पति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी किसके अंतर्गत लिया गया, प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत लिया गया। यह हो गया आपका 8वां प्रकार। फिर बात करते हैं कि सन 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार दिया। क्या दिया, 9वां प्रकार दिया। और 9वां प्रकार क्या दिया, अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि का क्या अर्थ है कि संसार में छुपे हुए जो रहस्य हैं उन रहस्यों को जानने वाला, यानी जो संसार में अनेक रहस्य ऐसे छुपे हुए हैं उनको खोजना, उनके बारे में जानना, जानकारी करना, वो जो व्यक्ति जो है उस प्रकार की जो बुद्धि रखते हैं वो अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। ये वास्तविकता के बारे में पता लगाना, वो लोग क्या करते हैं, वास्तविकता के बारे में पता लगाते हैं, क्या वास्तव में ऐसी घटनाएं हुई थी। जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें कुछ ऐसी बता दी, जैसे पीलीबंगा है, जैसे कालीबंगा है, तो उनमें खुदाई में कुछ निकला, तो उनके बारे में क्या है, ये सर्च करेंगे कि क्या वास्तविकता में ऐसा था। तो इनके अंतर्गत कौन आएंगे, जैसे दार्शनिक है, चिंतक है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आएंगे वो कौन सी में आएंगे, अस्तित्ववादी बुद्धि में आएंगे। तो यह आपका था बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में 7 प्रकार इसने बताए थे। यह आपके 7 प्रकार है। और 1998 में 8वां और सन 2000 में 9वां प्रकार है, अस्तित्ववादी बुद्धि बताया। तो यह आपका था इंपॉर्टेंट बहुबुद्धि का सिद्धांत। और मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा
ठीक है, तो आप समझ में आया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अच्छा लगे तो शेयर कर दो, ताकि किसी दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अनेक प्रकार की जो चीज़ें हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।